हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने पेपर 1 की यूनिट 10 कवर करने जा रहे हैं जिसका हेडिंग है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर डेट कलेक्शन एंड BCSBI। देखिए, अब हम इसमें फर्स्ट हेडिंग है हमारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, जिसमें आपका सबसे मेन है सिबिल। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन किस तरह से सेटअप हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 में। ठीक है, इसको हम यहाँ पर हल्का सा मेंशन भी कर लेते हैं, CIC क्रेडिट इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में बना। उसके ठीक बाद RBI ने बोला कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरोज का एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे बोला कि जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारे बैंक्स हैं, NBFCs हैं, RRBs हैं, कॉरपोरेटिव बैंक्स हैं, इन सबको किसी एक एटलीस्ट वन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का मेंबर होना होगा। उसके अलावा वो जो भी लोन्स कर रहा है, जो भी वो लेंडिंग कर रहा है, उसकी डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करनी होगी कंसर्न क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को। RBI ने बेसिकली 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को ऑथराइजेशन दिया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सिबिल, जो हम और अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आपके CIC के क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की मेंबरशिप किस किस के लिए अवेलेबल है? क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, जिसमें बैंक्स, RRBs, कॉरपोरेटिव बैंक्स, NBFCs, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये सब उसके वो हो सकते हैं। ओके, तो अब हम देखें सिबिल। सिबिल बेसिकली इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन अगस्त 2000, ठीक है, और सिद्दीकी कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। ठीक है, बेसिकली सिबिल क्या करता है कि वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स तैयार करता है इंडिविजुअल्स के लिए और कॉरपोरेट्स के लिए। इट इज ओन्ड बाय ट्रांस यूनियन इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन, 3 NBFCs एंड 10 कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, इसके 500 मेंबर्स से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं, जिसमें से 200 कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं। ठीक है, सिबिल रिकमेंडेड कमर्शियल ब्यूरो ऑपरेशन इन मई 2004। अब आप देखिए सिबिल का काम समझते हैं। ठीक है, मेरे पास राम आता है, ठीक है, वो आकर कहता है कि मेरा ये ITR है 6 लाख। ठीक है, मैं आपको एक हाउस दे देता हूँ जिसका वैल्यू है 20 लाख। ठीक है, और मुझे एक कैश क्रेडिट लिमिट चाहिए। ठीक है, कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ, हम मान लीजिए 100% सिक्योरिटी पे मेरे को 20 लाख का चाहिए। प्राइमा फेसी आप देखेंगे कि आपको ITR 6 लाख का दिख रहा है, हाउस भी वो आपको दे रहा है एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, कैश क्रेडिट लिमिट आपको उसके बिजनेस पे होगी, आप हाइपोथिकेशन कर लेंगे उसके स्टॉक्स का। ठीक है, प्राइमा फेसी ये सब चीज़ें तो आपको सही दिखाई दे रही हैं। अब आता है सिबिल का, वो सिबिल हमने निकाला, स्कोर आया 400। उसमें हम क्या देखते हैं कि एक कार लोन उन्होंने लिया था जो रिटर्न ऑफ है। ठीक है, उसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स हैं, तीनों क्रेडिट कार्ड्स का पेमेंट डिलेड रहा है, जिसमें से एक कॉम्प्रोमाइज पे बंद हुआ। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी लोन है जो ओवरड्यू ही रहता है, एक होम लोन है। ठीक है, तो इट कैन बी n नंबर ऑफ थिंग्स, बट जब आपने ये कार लोन देखा कि ये रिटर्न ऑफ है, कि मतलब समझ लीजिए यहाँ पर उनका जो भी अमाउंट रहा होगा कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में इस अकाउंट को क्लोज किया गया। ठीक है,
आपका प्रॉपर्टी लोन भी ओवरड्यू चलते रहता है, आपका होम लोन भी ओवरड्यू चलते रहता है, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पे आपको पॉजिटिव सी ही दिख रही थी, यहाँ पे आते ही वो चीज़ें नेगेटिव हो गई। तो बेसिकली सिबिल ने क्या करा, उसने क्रेडिट इंफॉर्मेशन तैयार किया राम का, ठीक है। तो जिस भी इंस्टीट्यूशन से ये लिया गया, जिस भी इंस्टीट्यूशन से ये लिया गया, इस इंस्टीट्यूशन से, इस इंस्टीट्यूशन से, इन सब इंस्टीट्यूशन से राम की आईडीज, दैट कैन बी आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, और जो भी 2 आईडीज, एक आईडी पैन कार्ड जनरली हम लेते ही हैं हमारे जितने भी एडवांसेस होते हैं, एक्सक्यूज मी। तो उसमें से हमें ये डाटा मिला, ये इंफॉर्मेशन टोटल कंपाइल होकर हमारे पास आई, एंड वी फाउंड कि हम इन्हें लोन नहीं दे सकते हैं, कि समवेयर उसका विलिंगनेस भी नहीं लग रहा है हमको, एंड ही इज़ नॉट एबल टू, और वी आर नॉट सेटिस्फाइड। 400 का स्कोर आपकी हो सकता है कि इट इज़ लाइक क्राइटेरिया में नहीं भी आता है, एंड यू माइट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम योर हायर अथॉरिटीज एज वेल, जहाँ पे आपके पास सफिशिएंट रीज़न होना चाहिए है to get it sanctioned, okay? तो CIBIL prepares credit information report for individuals as well as corporate entities, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो ये बैंक है, ये एक्स बैंक के पास आया था, ठीक है। ये मान लीजिए येस बैंक था, ये मान लीजिए यूको बैंक था। यूको बैंक does not provide credit cards. So property loan was from UCO Bank, home loan was from PNB, ठीक है, and credit cards were from SBI, ठीक है। तो ये वाले जो चारों बैंक्स हैं, what they are doing is वो सिबिल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर रहे हैं, एंड दिस एक्स बैंक कैन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तभी तो डेटाबेस तैयार हो पाएगा ना। तो जो हमने अभी पढ़ा था कि आरबीआई ने बोला कि आप कम से कम 1 के मेंबर हो, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन अपना पूरा वहाँ पे डालेंगे भी, ठीक है। सिबिल हैज़ लॉट ऑफ डाटा ऑन क्रेडिट हिस्ट्री बेस्ड ऑन कार्ड यूसेज, लोन डिटेल्स, ठीक है, जिससे बैंक क्विक डिसीजंस ले सकते हैं। सी अगर हम यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू करते, हम इससे पूछताछ करते, हो सकता है ये कुछ लोन्स नहीं बताता, हम राम की बात कर रहे हैं, हो सकता है एक आधा लोन नहीं बताता, तो हमें कैसे पता चलता, ठीक है। और समवेयर डाउन द लाइन आके हमें पता चलता तो चलता कि ये हमारा बायर हमारा बोरोवर ठीक नहीं है, हमारा बोरोवर सिलेक्शन इज गोइंग टू बी रॉन्ग। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर ये देखते ही बहुत ही क्विक हो गई, ठीक है ना। हमने क्विकली देख लिया कि दिस इज नॉट फिजिबल। अब उसके बाद सिबिल में बेसिकली क्या होता है, हमारा स्कोर आता है, सो इट वेरीज फ्रॉम समवेयर 300 टू 900। अब कुछ ऐसे बोरोवर्स हैं हमारे जिनका स्कोर इज लाइक समवेयर 800, ठीक है, और कुछ बोरोवर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका स्कोर आ रहा है 600। तो हमारे पास यहाँ पे क्या एडवांटेज है कि जो अच्छे बोरोवर्स हैं, जिनका वर्थ अच्छा है, जो अपना पेमेंट टाइमली कर रहे हैं, जिनके स्कोर अच्छे हैं, बिकॉज उन्होंने अपना लोन्स लिए भी हैं तो वो टाइमली पे करे हैं, तो उनको एक एडवांटेजेस दिया जा सकता है। देखिए हमें ऐसे बोरोवर हमें वो जो मनी हमने दिया है उसका सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर हमने प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग में किया था ना, उसका सेफ्टी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसका रीपेमेंट शेड्यूल पे आना, मतलब उसका लिक्विडिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम बोलेंगे कि अगर किसी का सिबिल स्कोर अच्छा है तो वी विल डेफिनेटली फेवर सच कस्टमर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हम इस तरह से डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर सकते हैं, और ऐसा काफ़ी बैंक्स में प्रोवाइड किया जाता है कि इफ़ यू हैव अ स्कोर अबव 750 तो आपका इंटरेस्ट रेट इज लाइक मान लीजिए 8.20, बट इफ़ यू हैव अ स्कोर लेस देन 750 इट इज़ लाइक समवेयर 8.10। तो ये 0.10 का जो डिफरेंस है वो आपके स्कोर की वजह से है। इसके लिए दोनों फ़ायदे होते हैं कि कस्टमर का एडवांटेज है एज वेल एज बैंक का एडवांटेज है,
और आप इस चीज़ को जानेंगे कि जब से ये सब चीज़ें आई हैं, काफ़ी सारे लोन्स हैं जिन इंस्टीट्यूशंस के ओवरड्यू रहते हैं वो रिकवर हो रहे हैं, ठीक है ना। काफ़ी जो ऐसे लोन्स थे जो एनपीए कह लीजिए या रिटर्न ऑफ थे या कॉम्प्रोमाइज़ थे, इनफैक्ट वो सेटलमेंट प्रॉपर हुआ है। सी एनपीए, जब आप कहीं पे भी लोन का रिक्वायरमेंट तो रहेगा ना, तो जब भी आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए, किसी बैंक के पास गए लोन लेने, ठीक है, उन्होंने आपका सिबिल निकाला, उन्होंने बोला आपको हम लोन नहीं दे सकते हैं। वो पूछेगा आप लोन क्यों नहीं दे सकते हैं, हम बताएंगे कि आपके सिबिल में ये ओवरड्यू है, ये ओवरड्यू है, ये ओवरड्यू है। वो जाएगा उस बैंक के पास, इफ ही इज रियली इन नीड वो उस बैंक को वो ड्यूज चुका देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डिसीजन मे नॉट बी सोनली ऑन द बेसिस ऑफ ओवरड्यू डिपॉजिट करवाना, बट कस्टमर को ये समझ में आ गया है कि उसे अपना ड्यूज नहीं रखना है, क्योंकि उसे लोन चाहिए हो सकता है और इससे उसका क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो रहा है, उसका क्रेडिट स्कोर खराब हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये डबल एडवांटेज है यहाँ पर आपको। अकॉर्डिंग टू द डाटा विद सिबिल 2008 में लोन्स में 800 से ज़्यादा सिर्फ 26% थे, ठीक है, लेकिन अब ये 62% तक भी बढ़ गया। इसमें 300 to 900 का स्कोर दिखाया जाता है, विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। 900 इज लाइक लीस्ट रिस्की, 300 इज हाईएस्ट रिस्क। इसमें मैं आपको जो हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि बैंक्स माइट सेट अ क्राइटेरिया कि समवेयर कि हम 700 से नीचे लोन नहीं करेंगे या हम 600 से नीचे नहीं करेंगे। तो एक सिबिल कैन बी एंड इज अ वेरी important factor nowadays which banks are using in selection of their borrower. Now, fair practice code for debt collection. देखिए, जो सरफेसी एक्ट है हम उसको पूरा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। सरफेसी एक्ट 2002 में आया, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या हो रहा था कि मान लीजिए जो भी हम इमूवेबल सिक्योरिटीज ले रहे हैं, ठीक है, इमूवेबल में आपके हाउसेस, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्लॉट्स, जो भी हम इमूवेबल ले रहे हैं, वो सिक्योरिटी हम लेने के बाद बैंक को बहुत लंबे लीगल प्रोसेस से, ठीक है ना, एक लीगल प्रोसेस विच इज़ थ्रू कोर्ट्स जाना पड़ता था उनके सेल आउट के लिए, विच वॉज वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो एक आया सरफेसी एक्ट वेयर जो ये प्रोसेस है वो काफ़ी शॉर्टन हो गया है, ठीक है। एंड नाउ banks are using this for settling of their securities and recovering their NPAs. इसमें बेसिकली फेयर प्रैक्टिसेस डिस्कस की जाएंगी, ठीक है ना, जो कि बैंक्स के फेयर प्रैक्टिस कोड उन्हें प्रोवाइड करे हैं और बैंक्स को कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है सो दैट कहीं पे भी बैंक्स कुछ मिसयूज ना करें, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको एक बार देख लेते हैं। द एक्ट अलाउड बैंक्स टू टेक पोजेशन ऑफ एसेट्स ऑफ डिफॉल्टिंग कंपनीज विदाउट गोइंग थ्रू लीगल प्रोसेस। इंडियन इंडस्ट्री देन पिच्ड फॉर अ लेंडर्स लाइबिलिटी लॉ to prevent banks and FIs on misusing the securitization law. यहाँ पर तो ये था कि लीगल प्रोसेस इतना लंबा हो रहा था, बैंक्स को दिक्कत हो रहा था, ठीक है। उसके बाद लेकिन लेंडर्स लाइबिलिटी लॉ लाया गया सो दैट बैंक्स और FIs इसका मिसयूज ना करें। On recommendation of working group on the lenders law constituted by Government of India, RBI in consultation with the government and some bank and FIs finalized a set of code called Fair Practice Code and asked bank to adopt guidelines. Fair Practice Code क्या है basically? Fair Practice Code ये समझ लीजिए कि sort of certain guidelines हैं जो banks को follow करनी है so that कहीं पे भी banks are not misusing the powers which they have.
नाउ एप्लीकेशन फॉर लोन एंड देयर प्रोसेसिंग, ठीक है। आप देखेंगे लोन एप्लीकेशन जो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए है, प्रायोरिटी सेक्टर हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देयर विल बी अ कंप्लीट टॉपिक एंड कंप्लीट चैप्टर। प्रायोरिटी सेक्टर में आप सबसे पहले समझते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान आता है कि प्रायोरिटी सेक्टर बोले तो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, है ना, ये प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। आपके रिटेल लोन्स में आपका होम लोन, ठीक है ना, तो ये हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम इसको फटाफट समझ लेते हैं कि लोन एप्लीकेशन फॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस अप टू 2 लाख शुड बी कम्प्रीहेंसिव, ठीक है। उसमें सारी चार्जेस और फीस जो भी आप लगेंगे और जो भी रिफंडेबल है वो सब उसमें मेंशन होने चाहिए हैं। जो भी आप बैंक्स, जो भी आप मतलब एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं, यू विल गिव अ रिसीट फॉर इट, ठीक है। बैंक एंड एफआई शुड स्क्रूटनाइज द लोन एप्लीकेशन विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो भी बैंक्स के पास एप्लीकेशन आई है वो एक रीजनेबल टाइम में दे हैव टू स्क्रूटनाइज देम, ठीक है। स्मॉल बोरोवर्स सीकिंग लोन्स अप टू 2 lakhs, the lender should convey in writing the main reason in which the opinions of bank after due consideration। जो भी आपको स्मॉल बोरोवर्स को जब 2 lakhs के लोन तक के लिए आए हैं, तो अगर आप बैंक्स ने रिजेक्ट किया है तो देयर हैज़ टू बी सम रीज़न फॉर इट, ठीक है, और आपको स्टिपुलेटेड टाइम में बताना है, कन्वे इन राइटिंग द रीजंस विच हैज़ लेड टू द रिजेक्शन, ठीक है। तो जो भी छोटे छोटे लोन्स हैं उनके लिए ये सब, अप टू 2 lakhs के लोन्स के लिए ये सब फॉलो करना है। अप्रेजल क्या है? क्रेडिट फैसिलिटीज आर अराइव्ड आफ्टर ड्यू नेगोशिएशन। सी, बैंक्स ने कुछ कंडीशंस, बैंक्स की सर्टेन कंडीशंस और गाइडलाइंस बैंक फॉलो करेगा एंड कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा और उसकी नेगोशिएशन के बाद क्रेडिट फैसिलिटी पर हम आएंगे। बोरोवर्स को सैंक्शन लिमिट बताना है, टर्म्स एंड कंडीशंस रिकॉर्ड में होनी चाहिए, कि आपके कोई चार्जेस लगने वाले हैं, आपके क्या चार्जेस लगने वाले हैं, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, वो किस तरह से फ्लेक्सिबल होगा, नहीं होगा, फ्लोटिंग होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। शुड क्लियरली स्टिपुलेट द क्रेडिट फैसिलिटी सोलली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ लेंडर विल टेल इट, ठीक है। कंसोर्शियम एग्रीमेंट अगर है तो पार्टिसिपेटिंग लेंडर शुड इवॉल्व प्रोसीजर्स टू कंप्लीट अप्रेजल ऑफ प्रीपोजल और प्रपोजल इन टाइम बाउंड मैनर, ठीक है ना। कि कंसोर्शियम, यू अंडरस्टैंड, कंसोर्शियम में बेसिकली क्या होता है कि जब बहुत सारे बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आकर एक कंपनी को या जो भी आपके बोरोवर को मनी देते हैं, ठीक है, तो उसमें जितने भी पार्टिसिपेटिंग लेंडर्स हैं दे शुड इवॉल्व प्रोसीजर्स, ठीक है, ताकि एक टाइम बाउंड मैनर में वो काम हो सके। दे शुड नॉट यूज मार्जिन एंड सिक्योरिटी एज ए सब्सटीट्यूट फॉर ड्यू डिलिजेंस। देखिए, इस चीज़ को हम और भी जगह डिस्कस कर चुके हैं, इनफैक्ट हमने प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग में भी ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि मार्जिन और सिक्योरिटी वो ड्यू डिलिजेंस या क्रेडिट वर्दिनेस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई आपको बहुत अच्छी सिक्योरिटी दे रहा है, मतलब 50 लाख के लोन के लिए वो आपको 5 करोड़ का फ्लैट दे रहा है, 5 करोड़ का कोठी दे रहा है, तो उस केस में आप उसका क्रेडिट वर्दिनेस ज़रूर चेक करेंगे, ठीक है ना। क्रेडिट वर्दिनेस में आप समझिए कि आप उसका सिबिल स्कोर देखेंगे, आप उसका पास्ट हिस्ट्री, मार्केट हिस्ट्री, हर चीज़ को एनालाइज करेंगे। सिक्योरिटी इज जस्ट ए कुशन फॉर इट, इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर इट। डिसबर्समेंट एंड पोस्ट डिसबर्समेंट किस तरह से होगा कि लेंडर शुड इंश्योर टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ लोन। आपने सैंक्शन तो कर दिया है, आप डिसबर्स नहीं कर रहे हैं, है ना, तो सैंक्शन करेंगे, उसको फिर डिसबर्स करेंगे और जो टर्म्स एंड कंडीशन सैंक्शन की है उनके हिसाब से ही। Loans up to 2 lakhs should be constructive with a view to taking care of any lender
related genuine difficulty that the borrower may face. आप कोई भी उनको genuine problem है, they will be considered before taking a decision to recall payment. recall payment हम कब करते हैं? जब बोरोवर ने टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं किया हो प्रॉपरली, जो भी सैंक्शन की थी, फंड हैज़ बीन डाइवर्टेड और दे आर नॉट पेइंग इट, यू नो, जो भी आपकी रीपेमेंट शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग नहीं पे कर रहा है, ठीक है, तो रिकॉल करेंगे पेमेंट. तो उसका डिसीजन किस बेसिस पे होना चाहिए? परफॉर्मेंस सीकिंग एडिशनल सिक्योरिटी, लेंडर शुड गिव नोटिस टू बोरोवर्स. आप उसको नोटिस भी देंगे बोरोवर को, उसके बाद ही आप उसका रिकॉल का वो ले सकते हैं. लेंडर शुड रिलीज ऑल सिक्योरिटीज ऑफ रिसीविंग पेमेंट ऑफ लोन्स और रियलाइजेशन. लेंडर्स को ये जैसे ही मान लीजिए ये आपका बैंक है, कस्टमर ने आपको सब पे कर दिया, तो अगर बैंक के पास किसी भी तरह का सिक्योरिटी है, इमूवेबल, मूवेबल, जो भी आपके पास सिक्योरिटी है, यू हैव टू रिलीज दैट. ठीक है ना. ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं कि आप जब एप्लीकेशन ले रहे हैं उसमें क्या होगा, आप अप्रेज कर रहे हैं वो क्या क्या बेसिस रहेंगे. बहुत ही सिंपल, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे हम एक बार इसको देख रहे हैं. ठीक है. डिसबर्समेंट एंड पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन किस तरह से होगा. अब आता है हमारा बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, BCSBI. जनरली यू नो आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक्स होंगे और वहाँ से एक बहुत ही छोटा सा बुकलेट जनरली प्रोवाइड होता है ब्रांचेस में, एंड यू नो इट हैज़ टू बी मेड अवेलेबल टू द कस्टमर्स. उसमें कस्टमर्स के लिए उनकी सर्विसेज क्या प्रोवाइड उन्हें की जाएंगी, एंड यू नो इस तरह के उनके होते हैं. इनफैक्ट बहुत सारे कस्टमर्स को बहुत सारे बैंक्स के हेड ऑफिसेज की तरफ से भी मैसेजेस जाते हैं कि गेट योर कॉपी ऑफ BCSBI फ्रॉम योर नियरेस्ट ब्रांच, समथिंग लाइक दैट. अच्छा, तो BCSBI होता क्या है कि BCSBI बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक सेपरेट सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड हुआ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में ऑन 18/2/2006. ठीक है. बेसिकली RBI ने क्या बोला कि इंडिपेंडेंट बैंकिंग कोड और स्टैंडर्ड होना चाहिए है. ठीक है ना, कि एक सर्टेन लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, मिनिमम यू नो मिनिमम सर्विसेज का स्टैंडर्ड बैंक्स का होना चाहिए टू ऑल द कस्टमर्स. तो SS तारापुर ने हेड किया एक कमिटी, उसकी रिकमेंडेशन पे ये हुआ. इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी टू मॉनिटर एंड एक्सेस द कंप्लायंस, मॉनिटर करेगा एंड एसेस द कंप्लायंस विद कोड्स एंड मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विसेज टू इंडिविजुअल कस्टमर्स टू विच बैंक्स एग्री टू. बैंक भी इसको एग्री कर रहेंगे. ठीक है ना. अब कोई स्टैंडर्ड बनाया गया, ठीक है, वो स्टैंडर्ड मान लीजिए बोला कि 5 मिनट्स में आपको DD मिल जाएगा. ठीक है. तो बैंक हैज़ टू एग्री ऑल दीज स्टैंडर्ड्स. ठीक है. इंडिपेंडेंट बैंकिंग इंडस्ट्री एंश्योर दैट द कस्टमर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज गोट व्हाट दे आर प्रॉमिस्ड बाय द बैंक्स. यू नो जो भी कस्टमर्स हैं उन्हें जो प्रॉमिस किया गया है, दे हैव टू गेट दैट सर्विसेज. ये इसका बेसिक काम है. To draft a comprehensive